दोस्तों यूपीएससी ईपीएफओ के एपीएफसी और ईयू एग्जाम की पीवाईक्यू सीरीज में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जहां पर आज हम कवर करने वाले हैं इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल कंपोनेंट के ईओयू 2023 एग्जामिनेशन के पीवाईक्यूज को। तो फिर कंपोनेंट एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इनके पीवाईक्यूज को देख के हमें एक आइडिया लगेगा कि भाई एग्जाम में आगे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर हम ना सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बल्कि उनसे अपकमिंग एग्जाम के लिए लर्निंग भी लेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि एडुटैप आपके लिए लेकर आए एक मेजर प्राइस ड्रॉप ऑफर, जहां पर हम आप लोगों को हमारे ईपीएफओ कोर्सेज पे 60% का डिस्काउंट जो है ऑफर कर रहे हैं। दोस्तों इस डिस्काउंट को अवेल करने के लिए आपने अगस्त 60 कूपन कोड यूज करना है। AUGUST सारे लेटर कैपिटल में है और 60, कोई भी स्पेस बीच में नहीं है। और ये अगर आप कूपन कोड यूज करते तो आप हमारे चारों जो कोर्स इस टाइम पर ईपीएफओ एग्जाम के लिए चल रहे हैं, लाइव क्रैश कोर्स, मास्टर कोर्स, स्पेशल सब्जेक्ट कोर्स एंड टेस्ट सीरीज, उन पे 60% का डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। और अगर आपने कोर्सेज में एनरोल करना है तो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब दोस्तों हम बात करते हैं पीवाईक्यूज की, जहां पे हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। Who among the following was a companion of the freedom fighter Rani Chennamma of Kittur and continued the fight against the British after the Rani's capture by the British in 1824? देखो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल तो नहीं है, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमें पहली बात तो ये समझना पड़ रहा है कि इस पर्टिकुलर एग्जाम में 1857 की जो हमारी मेजर रिवोल्ट थी, उससे पहले की जो रेबेलियंस हैं या फिर उससे पहले की जो रिवोल्ट्स हैं वो भी हमें कवर करनी है। तो कहीं ना कहीं आपको वेल्लोर म्यूटिनी 1807 की, मिलिट्री रिवोल्ट्स, पीजेंट अपराइजिंग, ठीक है, ट्राइबल अपराइजिंग, वो सारी चीजें आपको कवर करनी पड़ेगी क्योंकि एग्जाम के लिए वो इंपॉर्टेंट हो चुकी है। तो यहाँ पर बेसिकली 1824 में हुआ क्या कि कित्तूर जो है प्रोविंस था, एक बहुत ही अच्छा प्रोविंस था जो कि कर्नाटक जो आजकल का है वहां पर एक प्रोविंस माना जाता था। अब इसमें जो राजा थे उनका कोई नेचुरल हेयर था नहीं, ठीक है, वो बीमार होने लगे, उनकी हेल्थ डिटेरियोरेट होने लगी। तो उस केस में अंग्रेजों ने उनके राज्य को कब्जाना शुरू कर दिया। देखो एक्चुअल में डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो है फॉर्मली जो पूरी तरीके से एक्सटेंड करी वो लॉर्ड डलोरिस ने 1848 में करी, लेकिन उससे पहले भी हमें डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के इंसिडेंट देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे वो वाला इंसिडेंट था कि भाई नेचुरल हेयर था नहीं, तो अंग्रेजों को लगा कि हम इसको कैप्चर कर लेते हैं। बट रानी ने उसका विरोध किया, रानी चेन्नम्मा ने उसका विरोध किया और उन्होंने जब पहली रेबिलियन उनके खिलाफ करी अंग्रेजों के खिलाफ तो उनको हराया। लेकिन सेकंड रेबिलियन में अंग्रेजों ने उनको कैप्चर कर लिया और प्रिजनर बना दिया। लेकिन उनके जाने के बाद भी जो वॉर थी वो कंटिन्यू रही टिल 1829 गुरिल्ला फॉर्म में। तो यहाँ पे बेसिकली पूछा गया कि उनके जाने के बाद, उनको जब कैप्चर कर लिया ब्रिटिश ने, उनके कैप्चर करने के बाद किसने इस पर्टिकुलर लड़ाई को आगे तक कंटिन्यू किया। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए थे, रैना, टिपू गारो, जगबंधु या फिर दुकारीबाला देवी। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों ने याद रखना है कि यहाँ पर संगोली रैना एक बहुत ही प्रोमिनेंट मिलिट्री चीफ थी कित्तूर एम्पायर की। उन्होंने रानी के जाने के बाद, रानी के कैप्चर होने के बाद इस रिवोल्ट को आगे तक जो है जारी रखा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए। देखो क्वेश्चन टफ है क्योंकि आप रानी चेन्नम्मा के बारे में पढ़ते हो, आप उनको याद करते हो कि भाई वो कौन से प्रोविंस से बिलोंग करती हैं, उन्होंने कौन से ईयर में रिवोल्ट किया, लेकिन उनके साथियों के बारे में आप नहीं पढ़ती हो। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन ने आपको ये इंडिकेट किया कि भाई जो भी मेजर अपराइजिंग हुई है, ट्राइबल अपराइजिंग लाइक संथल अपराइजिंग वगैरह, उनमें आपको मेजर लीडर्स के नाम पक्का पता होने चाहिए और मेजर पार्टिसिपेंट्स अगर नाम मेंशन है बुक्स में तो वो भी आपको याद रहने चाहिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। This question was easy. The first Indian Factory Act passed in 1881 dealt primarily with, जो पहला इंडियन फैक्ट्री एक्ट था जो कि 1881 में लॉर्ड रिपन के टाइम पर जो है पास हुआ, वो किससे डील कर रहा था? वुमेन लेबर, लिविंग कंडीशन ऑफ फैक्ट्री वर्कर, चाइल्ड लेबर या फिर टेक्सटाइल वर्कर। दोस्तों पहला जो एक्ट 1881 में आया, पहली बार आया, काफी अच्छा एक्ट था। नो डाउट अगर आप प्रोविजन आज के टाइम के हिसाब से सुनोगे तो आपको बहुत हार्श लगेगा, लेकिन उस टाइम पर जो कंडीशन थी उनके हिसाब से काफी सूदिंग ये इंडियन फैक्ट्री एक्ट था और बेसिकली डील कर रहा था चाइल्ड लेबर से। इसमें क्या बोला गया कि भाई 7 साल से कम बच्चों को आप किसी भी इंडस्ट्री में एम्प्लॉयड नहीं करोगे, ठीक है, इनकी एम्प्लॉयमेंट में प्रोविजन लगा दिया गया। अगर कोई बच्चा 7 साल से लेकर 12 साल का है तो उसको महीने में आप 4 छुट्टियां दोगे और उसकी लगभग 9 घंटे की जो है नौकरी होगी और 1 घंटे का उसको ब्रेक मिलेगा। तो कुछ इस तरह के प्रोविजन यहाँ पर आपको एक्ट में देखने को मिलते हैं। तो हमसे तो बस यही पूछा कि भाई इस पर्टिकुलर एक्ट को किससे डील जो है हम करवाएंगे, तो यहाँ पे चाइल्ड लेबर से हम डील करवाएंगे कि भाई चाइल्ड लेबर से डील कर रहा है 1881 का फैक्ट्री एक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगेन दिस वाज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, काफी बच्चों को मजा आया इस क्वेश्चन को देख के। वेयर वाज आजाद हिंद फौज फॉर्म्ड? आईएनए कहां बना था? तो आईएनए की शुरुआत काफी जो है आप लोगों ने पढ़ी होगी, भाई इंडियन इंडिपेंडेंस लीग बनी, राज बिहारी बोस उसके प्रेसिडेंट बने, फिर मोहनलाल सिंह जी ने जो प्रिजनर ऑफ वॉर थे उन सबको जो है कैप्चर किया, उसके बाद उन्होंने एक आर्मी बनाई और ये आर्मी कहां बनी? जापान की मदद से ये आर्मी हमारी बनी सिंगापुर में। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए। आप लोगों ने इसको पढ़ा हुआ है। देखो टोक्यो नहीं बनेगा हमारे आंसर का पार्ट,
बर्लिन, वहां पे तो गए थे हमारे सुभाष चंद्र बोस, लेकिन बर्लिन में वो नाम बदल के जाने के बाद, और लेटा शायद उनका नाम था, उसके बाद वो चले गए जापान, जापान से वो आए फिर सिंगापुर, वहां पे उन्होंने दोबारा सेकंड जो आर्मी थी आईएनए की वो बनाई, उसके बाद उन्होंने आगे लड़ाई जारी करी। रंगून अगेन इसका पार्ट है क्योंकि रंगून में पहुंचे थे बाद में, पहले रंगून में बनी नहीं थी आईएनए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन अच्छा है, और दोस्तों यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते रहे मैं आपको एक मैसेज देना चाहूंगा कि अगर आप लोग यूपीएससी प्रीलिम्स के पुराने पेपर्स को सॉल्व करके जाते हो तो कहीं ना कहीं उसका एडवांटेज आपको एपीएफसी या फिर ईओ एग्जाम में देखने को मिलता है, और या फिर अगर आप सीएपीएफ के पेपर भी सॉल्व कर रहे हैं तो भी आपको उसका एडवांटेज देखने को मिलता है। कैसे, मैं बताऊंगा। ये क्वेश्चन देखो आराम से। इन 1927 में लॉर्ड बर्किनहेड, जो कि इस टाइम पर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, उन्होंने कमेटी अपॉइंट करी 3 मेंबर की। उन्होंने कमेटी अपॉइंट करी 3 मेंबर की, किस लिए? कि भाई आप इंक्वायरी करोगे किस तरीके से हम जो हमारा इंडियन स्टेट्स है जो कि ब्रिटिश के कंट्रोल में है, और जो प्रोविंसेस हैं, जो इंडियन स्टेट्स मतलब जो छोटे छोटे प्रोविंसेस हैं, लगभग 600 प्लस प्रोविंस हैं, उनके बीच में एक रिलेशनशिप स्टेब्लिश कर सकते हैं, अच्छी रिलेशन बना सकते हैं। ये जो है कमेटी बनाएगी, उनको सजेशन देने थे कि भाई किस तरीके से इंडियन स्टेट्स और ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच में हम एक अच्छा एग्रीमेंट बना सकते हैं, वो बताना है आपको। और आपसे पूछा गया कि भाई उस कमेटी के मेंबर इनमें से कौन नहीं थे। बेसिकली 3 मेंबर कमेटी है, आपको 4 नाम दे दिए, 3 उसके मेंबर होंगे, 1 मेंबर नहीं होगा, तो आपको बताना है कौन सा मेंबर नहीं था। हारकोर्ट बटलर, एजे विल्सन, डब्ल्यू.एस. विलियम जो है होल्ड्सवर्थ थे, या फिर शिल्वी पटेल पील। ये आपके जो है 4 ऑप्शन आपको बताना कि कौन इनमें से उस कमेटी का मेंबर नहीं था। दोस्तों अगर आप यूपीएससी 2018 या 2017 का क्वेश्चन था, शायद 19 का पता नहीं, मैं भूल रहा हूँ, 17, 18, 19 में से किसी एक साल में क्वेश्चन आया था कि बटलर कमेटी किससे रिलेट करती है। यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, तो वहां पर बटलर कमेटी जो है, हमें आंसर पता लगा कि भाई बटलर कमेटी डील करती है विद द रिलेशनशिप बिटवीन इंडियन प्रिंसली स्टेट्स एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो बटलर कमेटी से यहाँ पे हमारा नाम पक्का हो गया, भाई ये तुम्हारे आंसर का पार्ट पक्का बनेगा, क्योंकि ये बेसिकली कमेटी का पार्ट पक्का बनेगा। कमेटी के पक्का ही मेंबर थे, तो चीफ थे उस पर्टिकुलर कमेटी के, उनको चेयरमैन जो है कमेटी के बनाए गए थे, तो ये तो हमारे आंसर का पार्ट पक्का बनेगा। ठीक है, और अगर हमने उस टाइम पर उस कमेटी के बारे में और पढ़ लिया था तो शायद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते कि भाई शिल्वी पील भी उसका पार्ट थे और विलियम हॉट्सवर्थ भी उसका पार्ट थे। तो ये जो एजे विल्सन थे ये इसका पार्ट नहीं थे। विल्सन कमेटी कोई और कमेटी है, वो आप अलग पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आंसर बी इज नॉट द राइट आंसर, वो इस कमेटी का पार्ट नहीं था। इज द राइट आंसर बिकॉज वो कमेटी का पार्ट नहीं था। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगेन अच्छा क्वेश्चन था और टफ नहीं था। ठीक है, यहां पे मैं बोलूंगा कि इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते थे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। पहली स्टेटमेंट क्या है कि भाई अंडर द कॉर्नवालिस सिस्टम, देखो लॉर्ड कॉर्नवालिस जो 1786 से लेके 1793 तक भारत के जो है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल रहे, उन्होंने काफी रिफॉर्म किए पुलिस सिस्टम में। तो उनके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया है कि द डिस्ट्रिक्ट्स वर डिवाइडेड इनटू थानास। ठीक है, थाना बनाए गए, थाना या फिर पुलिस जुरिस्डिक्शन बनाई गई, जो कि लगभग 20 से 30 माइल स्क्वायर की थी। मतलब उसका जो एरिया था वो लगभग 20-30 माइल स्क्वायर का था। ये आपसे पहला क्वेश्चन स्टेटमेंट पूछा गया। सेकंड स्टेटमेंट क्या है कि ईच ऑफ देम वाज प्लेस्ड अंडर एन ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट अंडर द डिनोमिनेशन ऑफ दरोगा। कि भाई जो इन थाना का इंचार्ज था वो दरोगा था, और दरोगा जो है इंडियन एक जो है ऑफिसर था, और इसकी हेल्प करने के लिए बहुत सारे कांस्टेबल थे। ये आपसे एक और स्टेटमेंट पूछी गई। द दरोगा सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन मद्रास इन 1812। मद्रास में दरोगा सिस्टम बाद में इंट्रोड्यूस किया गया 1812 में। और लास्ट स्टेटमेंट क्या है कि जो दरोगा था वो नॉमिनेट किया जाना था बाय द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो यहां पर देखो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो कॉर्नवालिस थे वो कहीं ना कहीं जमींदार से परेशान थे। उनको ऐसा लगता था कि जमींदारों के पास पुलिस की जो पावर है वो नहीं होनी चाहिए, उनकी काम पुलिस के काम जो है दरोगा को हम नहीं, जमींदार को नहीं हम डेलीगेट कर सकते। तो इसके लिए हम एक सेपरेट कुछ जो है काम करना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया कि भाई उन्होंने हर 20-30 माइल के एरिया के हिसाब से एक थाना बनाया। उस थाने में उन्होंने एक दरोगा जो इंचार्ज है वो अपॉइंट किया, और वो अपॉइंट कौन करेगा? उन्होंने बोला कि भाई जो डिस्ट्रिक्ट जज है फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वो उस दरोगा को अपॉइंट करेगा। और यहाँ पर ये जो बेसिकली सिस्टम था कहीं ना कहीं नॉर्थ इंडिया और ईस्ट इंडिया में पहले देखने को मिलता है। मद्रास में इसको बाद में 1802 में जो है इंट्रोड्यूस किया गया, और 1812 में उसको अबॉलिश कर दिया गया। इंट्रोड्यूस नहीं, 1812 में उसको एबॉलिश कर दिया गया। तो यहाँ पर बाकी 3 स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट हैं, लेकिन थर्ड स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है। तो यहाँ पर थर्ड वाला जो भी ऑप्शन है वो हम एलिमिनेट कर देंगे, और फोर्थ भी करेक्ट है तो ये भी गलत। तो 1, 2 एंड 4 इज दी राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगेन ये 2 क्वेश्चन जो आएंगे अभी 1935 का एक्ट और 1773 का एक्ट, इजी क्वेश्चन है और कहीं ना कहीं ये ओवरलैप करते हैं विद द इंडियन पॉलिटी पार्ट। आप जब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हो तो वहां पर भी इन टॉपिक्स को कवर करते हो, बट मैं आपको इनको हिस्ट्री में कवर करूंगा कि हिस्ट्री का भी ये पार्ट है। Which one of the following was not provided in the regulating act of 1773? तो नॉट को हम अंडरलाइन कर लेंगे कि भाई किस प्रोविजन को प्रोवाइड नहीं किया गया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। आप लोग इसकी इंपॉर्टेंस जानते हैं कि भाई
पहली बार ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक एक्ट बना के ईस्ट इंडिया कंपनी के जो इंडियन अफेयर्स थे उनको रेगुलेट या फिर कंट्रोल करने की कोशिश करी, क्योंकि चीजें बहुत हाथ से निकली जा रही थी और ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी मनमानी के हिसाब से भारत को लूट रही थी और अंग्रेजों को ऐसा लगता था कि भाई कभी अगर प्रोटेस्ट वगैरह हो गया तो एक प्राइज्ड कॉलोनी हमारे हाथ से निकल जाएगी, तो हमें इसको रेगुलेट करना चाहिए और इसके मुनाफे में खुद भी पार्टिसिपेंट बनना चाहिए। तो उन्होंने कुछ प्रोविजन बनाए। पहला प्रोविजन क्या बोला कि जो आपको बताना कि नहीं है उस एक्ट का, इट मेड द प्रेसिडेंसी ऑफ बंगाल सुप्रीम ओवर दोज ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास इन मैटर्स रिलेटिंग टू वॉर एंड पीस। आप लोग जानते हैं कि बिल्कुल सही बात है, बंगाल को सबसे पावरफुल प्रेसिडेंसी बनाया गया, इसके गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बोला गया, बाकी जो दो प्रोविंस उनके जो गवर्नर थे उनको गवर्नर ही रखा गया, और ये कहीं ना कहीं बंगाल को पावर ज्यादा दी गई कंपेयर टू बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी, और कहीं ना कहीं जो वॉर एंड पीस के मैटर थे वहां पर सुप्रीम बनाया गया बंगाल प्रेसिडेंसी को। तो ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। द टेन्योर ऑफ द गवर्नर जनरल एंड काउंसिलर वाज फिक्स्ड एट 5 ईयर, बिल्कुल सही करेक्ट है भाई। स्टेटमेंट से कि जो गवर्नर जनरल की काउंसिल बनाई गई उसमें जो मेंबर थे उनको 5 साल की अपॉइंटमेंट दी गई, बिल्कुल सही। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ जस्टिस वाज एस्टेब्लिश्ड एट कलकत्ता। हम लोग जानते हैं भाई फोर्ट विलियम जो था कलकत्ता में, जिसके पहले जज एलिजा एम्फे थे, उनको अपॉइंट करके एक सुप्रीम कोर्ट बनवाई हमने, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है, इस एक्ट में ही बोला गया था। तो ये पहली तीनों स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो गई, तो ऑटोमेटिकली हमारी लास्ट वाली जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हुई। अब पढ़ भी लेते हैं इसको। द गवर्नर जनरल इन काउंसिल वाज ऑथराइज्ड टू अपॉइंट सक्सेसर्स टू बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी। नहीं भाई, इतनी पावर नहीं दी, पावर जरूर दी लेकिन इतनी भी नहीं दी कि भाई अब आप लोग जो गवर्नर जनरल की काउंसिल है जो हम बना रहे हैं सेट के द्वारा वो अपॉइंट करेगी सक्सेसर्स को बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी के। नहीं, यहाँ पे पावर जो है ब्रिटिश क्राउन के पास ही रखी गई, ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास ही रखी गई अल्टीमेटली। तो ये स्टेटमेंट हमारी सही नहीं है, ब्रिटिश क्राउन बेसिकली अपॉइंट करती थी। तो यहाँ पे डी इज नॉट द राइट आंसर, जो रेगुलेटिंग एक्ट का पार्ट नहीं है, तो ये हमने राइट आंसर अपना मार्क कर दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 इज नॉट करेक्ट। 1935 एक्ट के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है? पहली स्टेटमेंट, इट वाज एन आउटकम ऑफ द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। हम जानते हैं कि भाई बिल्कुल 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी जो कि हमारी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बाद हुई थी, ठीक है, जिनमें एक में कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया, 2 में पार्टिसिपेट नहीं किया। एक में कौन गए थे? सरोजिनी नायडू गई थी, महात्मा गांधी गए थे। इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन ऑल इंडिया फेडरेशन, बिल्कुल सही बात है। पहली बार एक एक्ट ने बोला कि हम ऑल इंडिया फेडरेशन बनाएंगे जहां पे सेंटर और प्रिंसली स्टेट दोनों होंगे, और 3 तरह की जो है लिस्ट बनाई गई। इट रिटेन्ड द अथॉरिटी ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। नहीं भाई, ये स्टेटमेंट गलत है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की अथॉरिटी रिटेन नहीं करी गई, उनको कहीं ना कहीं हटा दिया गया अब, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। इट इंट्रोड्यूस द प्रोविजन ऑफ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, बिल्कुल सही बात है। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी जो कि 1919 के मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म में स्टार्ट होती हुई दिखती है, उसको बढ़ा के अब यहाँ पर जो है एक्सटेंड कर दिया गया, तो ये भी हमारी स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन सी इज द रॉन्ग आंसर, ये हमारे जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 का पार्ट नहीं थी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। देखो ये क्वेश्चन अगेन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है लेकिन टफ भी क्वेश्चन है, क्योंकि आप इतना डीप में नहीं पढ़ते कि आपको हर एक कांग्रेस सेशंस के प्रेसिडेंट के बारे में पता हो, बट फिर भी हम इसको एक बार टेक्निकली डील करते हैं कि मैच लिस्ट वन सेलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन। आपको कांग्रेस के सेशन दिए गए हैं और सामने उनके प्रेसिडेंट दिए गए हैं। हम हमेशा कहते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स के बारे में आपको काफी अच्छे से पता होना चाहिए, जैसे मदन मोहन मालवीय के बारे में, गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में, सुभाष चंद्र बोस के बारे में, बाल गंगाधर तिलक के बारे में, महात्मा गांधी जी के बारे में, नेहरू जी के बारे में। तो ये लीडर इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप जब ये क्वेश्चन देख रहे हैं तो यहाँ पे कुछ सेशन है और उनके आपको प्रेसिडेंट पूछे गए हैं। अगर आपने मदन मोहन मालवीय के बारे में पढ़ा हुआ है तो आप इसका आंसर लगा पाएंगे, बट एक ऑप्शन लगा पाएंगे, जैसे मदन मोहन मालवीय यहाँ पे 1 है, ठीक है। और ये कौन से सेशन के प्रेसिडेंट थे? ये थे कांग्रेस सेशन, लाहौर सेशन के प्रेसिडेंट, तो हमने एक 1 लगा लिया, तो हमारे 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। लेकिन हमें बाकी 3 के तो बारे में पता ही नहीं है, रघु नरसिम्हा मुदोलकर या फिर बिशन नारायण दर या फिर भूपेंद्र नाथ बोस। तो यहाँ पे हमें याद करना है कि भाई कौन सा मेजर इवेंट इस पर्टिकुलर टाइम पे हुआ था। तो 1911 हमें क्यों याद है? 1911 में इसलिए क्योंकि भाई पहली बार जन मन गण कांग्रेस के सेशन में गाया गया, तो यहाँ पे हम कई बार उसका प्रेसिडेंट भी देख लेते हैं। तो बी एन दहर वॉज द प्रेसिडेंट एट दैट टाइम, तो जो हमारा बी है उसका 3 होना चाहिए, तो बी का 3 हमारा ये वाला हो सकता है और ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, तो राइट आंसर ऑटोमेटिकली ए आ गया। तो इस तरीके से तो हम कोशिश कर सकते थे, बट दिस वाज अ टफ क्वेश्चन, क्योंकि हम इतना डीप में नहीं पढ़ते हैं कि हम हर एक कांग्रेस सेशन का प्रेसिडेंट पढ़ पाए, ठीक है। बाद में मेरे लिए एक्सप्लेन करना आसान है, बट हमें क्या यहाँ से इंडिकेशन मिल रहा है कि हमें सेशंस के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। मतलब अगर हम 2 के बारे में जानेंगे तो भी हम आंसर पे पहुंच जाएंगे, जरूरी नहीं कि हमें चारों के चारों पता हो, 2 से भी हम आंसर पे पहुंच सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? क्यों अमंग द फॉलोइंग स्टार्टेड द भौसला मिलिट्री स्कूल एट नासिक। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पहले पूछा गया था सीएपीएफ एग्जामिनेशन में, तो इसलिए मैं आपको कहता हूं कि भाई सीएपीएफ के पीवाईक्यू आपको सॉल्व करने चाहिए। स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है कि भाई जो 1937 को हमने भौसला मिलिट्री स्कूल बनाया, जो कि बहुत फेमस मिलिट्री स्कूल है, इसको बीएस मुंजे जो है इन्होंने बनाया, डॉक्टर बीएस मुंजे ने 1937 में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं
कि अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स एसोसिएटेड विद द पंडित मदन मोहन मालवीय इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अब यहाँ पे देखो आपको उनकी लाइफ, मदन मोहन मालवीय जो कि पंडित जी थे, जिनको महामाना की उपाधि दी थी हमारे महात्मा गांधी जी ने, और बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी है मदन मोहन मालवीय जी, एक एजुकेशनिस्ट थे। इनकी लाइफ से रिलेटेड आपको 4 इवेंट दिए हैं, आपको इनको अरेंज करना है कि इस ऑर्डर में ये बने थे, आपको वैसे अरेंज करना है। जो पहले बना उसको पहले, जो बाद में बना उसको बाद में। फाउंडिंग ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, फॉर्मेशन ऑफ द कांग्रेस नेशनल पार्टी, फाउंडिंग ऑफ द इंग्लिश न्यूज़पेपर द लीडर एंड फाउंडिंग ऑफ द हिंदू बोर्डिंग हाउस एट इलाहाबाद। आपको स्टार्टिंग विद द अर्लीस्ट, जो सबसे पहले बना सबसे पहले आना चाहिए। ठीक है, इसका आंसर क्या बनेगा? हमें बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी याद है कि भाई 1916 में बनी थी। ठीक है, कांग्रेस नेशनलिस्ट पार्टी MS अन्ने और जो हमारे मदन मोहन मालवीय थे, इन्होंने मिलकर बहुत लेट 1934 में बनाई थी। हमें इन दोनों के बारे में बताइए भाई 1916 1934, हमें इन दो के बारे में हम जनरली नहीं पढ़ते हैं, हम बहुत सारे बच्चे इनके बारे में नहीं पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारे को इतना पता है कि भाई 1 के बाद 2 आना चाहिए, 2 से पहले, 2 1 से पहले नहीं आना चाहिए। मतलब अगर हम अर्लीस्ट की बात करें तो 1916 पहले आना चाहिए और 1934 बाद में आना चाहिए। सिंपल सी बात है, तो 1 पहले आएगा और 2 बाद में आएगा। अब हमें इन दोनों का आइडिया नहीं है, तो हमारे पास अब डाउट ही आ गया कि भाई इनमें से कौन सा आंसर होगा। हमने 2 तो एलिमिनेट कर दिए, लेकिन 2 हम एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हैं। तो हम अब इसमें अपनी नॉलेज को जो है यूज करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो तुक्का मारना सही नहीं रहेगा। तो जो फाउंडिंग ऑफ द इंग्लिश न्यूज़पेपर द लीडर है, ये 1909 में बना। ठीक है, और मैकडोनल्ड हिंदू बोर्डिंग हाउस जो है वो 1903 में लगभग 250 बच्चों को जो है रेजिडेंट प्रोवाइड करने के लिए बनाया गया। तो ये ए जो है 4 जो है वो पहले आएगा और 3 बाद में आएगा। तो राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन बी। तो दोस्तों ये क्वेश्चन अगेन थोड़ा टफ है, क्योंकि आप 2 के बीच में कंफ्यूज हो जाओगे, और कहीं ना कहीं उसको सॉल्व करने के लिए आपको बहुत डेडिकेटेड नॉलेज होनी चाहिए मदन मोहन मालवीय के बारे में। ठीक है, तो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 10। 10 ही क्वेश्चन पिछली बार पूछे गए थे ईयू एग्जामिनेशन 2023 में, और इसमें काफी अच्छी हिंट मिल रही है कि भाई चीजें डेप्थ में है। ठीक है, एक बार ब्रॉड कवर करने के बाद हमें और अच्छे से चीजों को कवर करना पड़ेगा, तभी जाकर हम एग्जाम की रिक्वायरमेंट मीट कर पाएंगे। तो यहाँ पे धन्यवाद देना चाहूंगा आप सबका कि भाई आपने सेशन को अटेंड किया। और दोस्तों मैं आपसे 2 क्वेश्चन और पूछना चाहूंगा। आपको मुझे बताना है कि भाई 1915 में जब एक्सट्रीमिस्ट को जो है इन्वाइट किया गया, वापस बुलाया गया कांग्रेस में, तो उस टाइम पर प्रेसिडेंट कौन थे? उस टाइम पर प्रेसिडेंट कौन थे कांग्रेस के सेशन के? आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, आपके लिए होमवर्क मैंने दे दिया है। एंड दोस्तों आपको एक बार दोबारा से बताना चाहूंगा कि भाई हमने एक मैसिव सेल ऑफर आपके लिए जो है लॉन्च कर दिया है। 29 से लेकर 31 अगस्त तक के ऑफर है। यहाँ पर आप EPFO के जितने भी 4 कोर्स हमने लॉन्च किए हैं, लाइव क्रैश कोर्स, मास्टर कोर्स, स्पेशल सब्जेक्ट कोर्स और टेस्ट सीरीज, उन पे आप 60% का डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं बाय यूजिंग द कूपन कोड अगस्त60। और इन कोर्स में जो है एनरोल करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।